हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज हम आप सभी से बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं आपकी तैयारी को लेकर, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर, और साथ ही एक नया बैच जो कि आप सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए आप सभी को लगेगा कि हमने एक ऐसा सर्विस चालू करने वाले हैं जो कि आप सभी को भी लगेगा हाँ इसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये हमारा जो लक्ष्य है, जो एग्ज़ाम का लक्ष्य है, एक बहुत ही लंबा समय का लक्ष्य है। और लंबे समय के लक्ष्य के साथ साथ यह भी हमें ध्यान रखना है कि अपने स्ट्रेटजी को भी ध्यान रखकर चलना है। और स्ट्रेटजी कैसी होगी, कैसे बनाएं? क्या होता है कि अगर हम लोग समय के अनुसार और कार्य नहीं करते तो क्या होता है, समय के अनुसार कार्य नहीं करें तो समय के पर सफलता नहीं मिलेगी। जब सफलता नहीं मिलेगी तो जैसे क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं उस पर कि आप लोग की स्ट्रेटजी होगा कि 2024 में किसी को एग्ज़ाम देना है, किसी को हाल 2023 वाली जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली आईएएस की वो देना हो, चाहे पीसीएस कोई अन्य एग्ज़ाम देना हो, ठीक है। लेकिन आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है? अभी तो फिलहाल में जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2023 वाली मई में जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसका स्ट्रेटजी क्या है? क्या अभी वो बच्चे सिर्फ मेंस पढ़ रहे हैं? हम तो कहेंगे उन लोगों का ध्यान अधिक से अधिक, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी हो उन लोगों का ध्यान क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक किस पर होना चाहिए? प्रीलिम्स में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा फंडा पहला क्या है? पहला फंडा है कि हम लोग किसको क्रैक करें? प्रीलिम्स को क्रैक करें। जब तक हम प्रीलिम्स को क्रैक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। और प्रीलिम्स के साथ साथ जो एग्ज़ाम है, एक उसमें प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइंग पेपर के तौर पर सी सेट होता है। हम तो कहेंगे उस पर भी उतना ही जोर देकर ध्यान दिया जाए जितना हम लोग प्रीलिम्स और मेंस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का हमने ऐसा रिजल्ट देखा, आप लोग भी अपने दोस्तों का रिजल्ट देखे होंगे कि जो कि उनका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हर बार कर जाते हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो सी सेट पर जाकर रुक जाता है। वो सी सेट की जो कि 33% मार्क्स लाने का अनिवार्यता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो भी नहीं ला पाते। तो उनकी स्ट्रेटजी जो है वो कहाँ चूक कर जाते हैं, इस बात पर भी हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। जो कि 33% जो कि मैथ, रीजनिंग, सारे कुछ ऐसे भी हिंदी से जुड़े प्रश्न होते हैं, जीके जैसे प्रश्न होते हैं, तो उनकी भी कुछ समय उन पर भी इन्वेस्ट करें। कि क्या होता है कि जब आपकी लंबा इस पर एग्ज़ाम ना देना हो, आपको मान 2024 में देना हो या 2025 में देना हो, तो उसके लिए कुछ समय निकाल कर कम से कम हम उस पर लंबा टाइम नहीं, 1 घंटे रोज़ एक रिवीजन कोर्स के रूप में हमें रखना चाहिए, रिवीजन के तौर पर देखना चाहिए। क्या होगा कि जब आप हर एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा तो क्या होगा, आप जब सी सेट में नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं कर पाइएगा तो उसमें बहुत बड़ी आपको बहुत अंदर से दुविधा होती है, बहुत चीज़ को झेलना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत उस चीज़ को देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान आप लोगों की डिमोटिवेशन प्रकार की चीज़ें उठेगी। ये चीज़ नॉर्मल बात है, ठीक है। आप याद कर रहे हैं, याद नहीं होगी, चीज़ नॉर्मल बात है। और आप याद कर रहे हैं, याद नहीं होते, मामूली सी बात है, हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ याद कर रहे हैं, याद हो जा रही है और आप याद रखे रह जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आज ऐसी कोई व्यक्ति ही नहीं, कैसे वैसी व्यक्ति कोई है ही नहीं, और है तो क्या उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए कि क्या इसके अंदर कौन सा एक ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी कौन से गुण हैं जो कि इसे अपने जो कि याद करने की क्षमता को इतने प्रखर बनाई हुई है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही हम आप लोगों को एक चीज़ आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, वो हमारी ऑप्शनल से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं जिसे हम हिंदी साहित्य कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम अभी क्लास जो है हिंदी मीडियम में सिर्फ चला रहे हैं, वो पॉलिटी की क्लास हो, इकोनॉमिक्स की क्लास हो, चाहे हम बायोलॉजी क्लास लें। आप लोगों को पता होगा कि कुछ क्लास वीकली भी आते हैं, कुछ क्लास पर डे भी आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ही होगी।
और साथ ही अगर हम बात करें कि आपको हम बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम की आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम यूपीएससी जो है एग्ज़ाम तीन प्रोसेस में कंडक्ट कराती है, आप लोगों को पता ही होगा। एक हम लोग जिसे कहते हैं प्री, ठीक है, मेंस, एक को कहते हैं इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू। अब इसी में है कि इसमें दो होते हैं, एक क्वालिफाइंग मार्क्स सी सेट आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम हो गया, तो इस सब एग्ज़ामों को, इन सभी जैसे कि मेंस हुआ, मेंस में तो जितने पेपर हैं, चाहे इंटरव्यू हुआ, व्यक्तित्व प्रशिक्षण हुआ, इन सभी चीज़ों को कि क्या तैयारी हम लोग प्री की अलग से तैयारी करना चाहिए, मेंस की अलग से तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू की अलग से तैयारी करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि प्री की हम लोग अलग से तैयारी करें, मेंस की अलग से तैयारी करें, इंटरव्यू की अलग से तैयारी करें। प्री, मेंस और इंटरव्यू एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है कि देखिए प्री क्या है, जैसे कि हम प्री तैयारी कर रहे हैं मेंस, और असलियत को ही तो हम डायरेक्ट मेंस की तैयारी करना चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों को पता नहीं है कि पॉलिटी होती क्या है, पॉलिटी संविधान होता क्या है, भूगोल होता क्या है, भूगोल में कौन कौन सी अवधारणा है, कौन कौन शब्दावलियाँ, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों मतलब बेसिक लेवल जो धारणा है, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जो अभी नए कुछ टाइम भी है उनके पास, तो जीएस बैच, जैसे जीएस फोकस के तौर पर हम कहते हैं कि जीएस का जो क्लास होती है उसे कर लेना चाहिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, उस क्लास को देखना चाहिए। क्या होता है कि आपका एक खाका मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन कौन शब्द होते हैं, जिससे क्या होता है जब मेंस में आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप क्वेश्चंस को देखिएगा, जब मेंस पढ़ा जाएगा तो उससे आपको आसानी होगी। और साथ ही बता दें कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम लोग के, ये भी हम आप लोग बताते हैं बार बार कि तैयारी करने के लिए देखिए क्या होना चाहिए कि तैयारी के लिए पेशेंस बनाना जरूरी है, लेकिन उतना पेशेंस एक ही बार नहीं बना लेना है कि अस्थिर से पड़े हुए हैं, पढ़ना है ना जी, कभी पढ़ेंगे। पेशेंस, उसको पेशेंस हम लोग नहीं कहते हैं। पेशेंस का मतलब है कि आप लाख प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, आप एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, उस दौरान पेशेंस बनाने कर सकता है। हम उसको नहीं कहेंगे पेशेंस बनाना जो पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पेशेंस बनाया हुआ है? नहीं, वो पेशेंस नहीं बनाया, वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। अब सोच लीजिए समय को बर्बाद कर रहा है, तो सोचिए हमने क्या कहा, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो हम तो ये भी कहते हैं जो समय बचाता है वो धन बचाता है। तो आपको पता ही होगा, जो समय बचाता है धन बचाता है, तो बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे शब्द हैं जो कि ऐसे ऐसे शब्द, आपको मोटिवेशनल शब्द हिंदी साहित्य में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन हमारे जीवन को पूर्ण से हमारे जागृत कर देती है, विवेचना कर देती है, व्याख्या कर देती है। आखिर जीवन है क्या, हम लोग आखिर एक पेशेंस को बनाए रखना, एक पेशेंस का मतलब होता क्या है, इन सभी चीज़ों को लाख प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या कमियां रह गई, वो जो कमियां हैं, देखिए आईएएस जो है, आईएएस जीवन नहीं है, आईएएस जीवन नहीं है, आईएएस का एक जीवन का हिस्सा है सिर्फ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं एक काम में लगे हुए हैं, वो काम नहीं हो पाया तो अपने आप को निरर्थक समझ लेते हैं कि हम किसी लायक हैं ही नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस क्या होता है कि आप आईएएस के लिए पढ़ लीजिएगा, तो आप उस तरीके से जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं दुनिया की, आप उस चीज़ के बारे में, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत आपको एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें सिखा देगी। क्यों सिखा देगी? क्योंकि सिखाने के पीछे कारण यह है कि इसमें इतनी चीज़ें पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है, इस स्ट्रेटजी के तरीके से पढ़नी है, स्टडी से पढ़ना है कि आपको लगेगा ही नहीं कोई डाउट है। आपको लगेगा कि आखिर दुनिया में ये भी चीज़ होता है क्या। आप इस पर्पस से कि आपको, हम जानते हैं कि दुनिया क्या है, हर व्यक्ति का आज हम ही है, तो हम पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति के पास लालच है, ठीक है। हर व्यक्ति को, आप कोई सम्मान कमाना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सम्मान और पैसा हर व्यक्ति हर व्यक्ति का लालच होता है, ठीक है, लोभ हर व्यक्ति को है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी काम को कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं हो पाया तो क्या हम उस काम लायक थे? नहीं थे। लेकिन हम दूसरे फील्ड में जाते हैं, हो सकता है उस फील्ड में झंडे गाड़ दें, लेकिन उस फील्ड में जब हम झंडे गाड़ते हैं तो पता चलता है
कि जो हम पिछले काम कर रहे थे और उस काम को न किए होते तो आज दूसरे फील्ड में जो हम कूदे हैं उस फील्ड में झंडा नहीं गाड़ पाते। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा तो करेंगे क्या। इन सभी निरर्थक बातों को मत सोचिए। आईएएस की नहीं तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तब सोचने वाली बात है कुछ नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या। जब कुछ कर ही रहे हैं तो सोचने वाली बात नहीं है। कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या कहा कि जिस फील्ड में है हो सकता है कि आप क्या होता है कि अब पेड़ जैसे होता है, पेड़ है वो क्या करता है, पत्ती बदलने के लिए खुद को उखाड़ देता है, नहीं, पेड़ अपने पत्ती को झड़ाता है फिर से अपने नए पत्ते को उगाता है। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या कहा कि अपने आप को फिर से क्या होता उसी फील्ड में नहीं अपने आप को झंडा गाड़ पाए तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फील्ड में जाएंगे, एक नया प्रयास करेंगे, एक नया प्रयोग करेंगे। क्या जीवन क्या है, प्रयोग है। हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, नहीं होगा फिर दूसरा प्रयोग करेंगे। इन सभी चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, और पेशेंस के साथ बढ़ना चाहिए। आप लोग को इतना तक समझ में आया। और आप लोग हम एग्ज़ाम के लिए और स्ट्रेटजी के लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी। अभी हम कुछ अलग मकसद से आए हुए हैं, हम उस मकसद की ओर लौटना चाहते हैं। क्यों ना, आप लोग की अब हम समय ज़्यादा लेना नहीं चाहते, आप लोग समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इस सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले साहित्य, हिंदी साहित्य, जो कि ऑप्शनल की बैच है। ठीक है, ठीक है, पहले हम जान लें साहित्य होता क्या है। आखिर साहित्य के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। आखिर हम लोग जान लें कि हिंदी मीडियम से हैं, खुद ऑप्शनल के लिए कौन सब्जेक्ट अच्छे पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़, क्योंकि आपको पता होगा कि 500 मार्क्स ऑप्शनल होने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने क्या कहा कि आज हम ऑप्शनल पढ़ने वाले। ऑप्शनल में क्या होगा, साहित्य। और साहित्य के आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोगों के लिए एक सिलेबस से क्लास ली जाएगी, क्योंकि सिलेबस नेट पर उपलब्ध है। कोई भी वेबसाइट सर्च कर खोज कर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आज हम साहित्य के बारे में पढ़ने से पहले कुछ हम साहित्य से जुड़े बातों को देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग पता होगा कि एक ओरिएंटेशन क्लास होती है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास जो कि एक अच्छी खासी जानकारी जो होती है हम लोग की हो जाती है, जो कि हम लोग कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो देखते हैं हम लोग देखते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य क्या होता है, भाषा क्या होता है। इन सब जानने से पहले हम लोग कुछ एक शब्द देख लेते हैं। क्या होता है, वांग्मय, जो कि वांग्मय। तो वांग्मय हम लोग क्या करते हैं, वांग्मय। ठीक है, तो वांग्मय क्या होता है। ठीक है, वांग्मय क्या होता है, जैसे कि तो हमने क्या कहा, जैसे कि आप लोग को देखते को मिलता वांग्मय लिखने की क्या, तो जैसे कि आप लोग सही में कहेंगे गंगा ऐसे लिखा होता है। ठीक है, और पता है, लेकिन कहीं कहीं गंगा इस तरीके से लिखा होता है। ये भी क्या है, सही है। ठीक है, क्या है, सही है। अब जैसे कि आप पूछे क्यों गंगा इस तरीके से लिखा होता है और इसके ऊपर। ठीक है, अब एक शब्द देखे होंगे, एक शब्द होता है कि गंदा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द होता है गंदा, एक होता है गंभीर, एक होता है गंभीर।
आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया, आप लोग किए होंगे कि नहीं किए होंगे, इस पर हमको उम्मीद कम लगे, बहुत सा कम ही बच्चे जो हैं इस सब पर गौर किए होंगे कि हम लोग गंदा की जगह जब आधा न का जो ऊपर बिंदु है, हम इस बिंदु के लिए न का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं यहाँ बिंदु है वो क्या है, यहाँ पर इस बिंदु के लिए म का उपयोग करें। आखिर क्यों? इसका हम इस सिद्धांत को जो है, इस नियम को पंचमाक्षर के नियम कहते हैं। पंचमाक्षर के नियम कहते हैं। क्या होता है पंचमाक्षर का नियम? क्या होता है कि जो देखिए क्या हो, जैसे आपको पता होगा क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, ठीक है, क च ट त प। तो हम लोग देखा क्या, पांचवा नंबर, ठीक है, पंच अक्षर का नियम। क्या कहता है पंच अक्षर का नियम? कहता है कि अगर किसी ना अक्षर में पांचवा अक्षर, तो देखिए त थ द ध न, ठीक है, तो पांचवा अक्षर क्या हुआ? न हुआ। द किसमें पड़ा? त में। तो पांचवा अक्षर क्या आता है? न। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग न का उपयोग करते हैं, गंदा। अब गंभीर, तो प भ पड़ गया। देखिए प फ ब भ और म, तो भ जो है, ठीक है, प में पड़ रहा है, तो इसका पांचवा अक्षर क्या है? पांचवा अक्षर म है, तो क्या हो जाएगा? गंभीर, ठीक है। ये हुआ पंचमाक्षर का नियम। आप लोग सोचिएगा सब कख का पढ़ने लगे, कख का नहीं, इन सब चीज़ों को गौर करने वाली बात है। ऐसे चीज़ हम कुछ सीखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं वांग्मय क्या होता है। तो वांग्मय की अगर परिभाषा देना हो तो आप लोग क्या लिखिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग वांग्मय होता क्या है, इसे मिटाते हैं हम। जिसकी जो वांग्मय है वाक प्लस मय से मिलकर बना हुआ है, और साथ ही वाक यानी भाषा के माध्यम से, वाक यानी भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। ठीक है, मौखिक लिखित भाषा में ही की गई अभिव्यक्ति वांग्मय है। मौखिक या लिखित भाषा में, मौखिक या लिखित भाषा में ठीक है। क्या कहने की बात है कि वांग्मय क्या है, ठीक है, अभिव्यक्ति वांग्मय, ठीक है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा हम यहीं से लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी वाक मतलब वाक यानी भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति क्या है? वांग्मय है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं भाषा, तो भाषा से की गई अभिव्यक्ति, जैसे कि व्यापक अर्थों में समझे, व्यापक अर्थों में समझे, और साथ ही सीमित अर्थों में हम लोग मौखिक या लिखित,
देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। वाङ्मय क्या होता है? वाक प्लस मय, वाक यानी भाषा, भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति वाङ्मय होता है। चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो लिखित भाषा में हो, वो क्या होती है? वाङ्मय होती है। जैसे कि हम लोग व्यापक अर्थों में समझें तो जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति है क्लास में, एक कवि हुए बिहारी, वो कहे, उनका एक छंद है जैसे कहते हैं हम लोग, कहत नटत रिझत खिझत खिलत, कहत नटत रिझत खिझत खिलत मिलत लजियात, कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत था नैनन ही सो बात। तो वो क्या है कि एक क्या है, संकेत के रूप में बात की गई है कि उनके द्वारा, मतलब कि व्यापक अर्थों में क्या करनी बात है? संकेत द्वारा। जैसे पशु पक्षी हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा बात करते हैं। जैसे कि आप क्लासरूम में कोई पढ़ रहा है, ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप अपने दोस्तों, एक दोस्त दूसरे दोस्त से इशारा में क्या बात नहीं करते, चलो बाहर चलना है, जैसे इशारा में आंखों से इशारा कर कर चलते हैं, बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। उसी तरह से वो क्या हुआ, एक बात करने का तरीका हुआ। तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्या हमने लिखा नहीं, बोला भी नहीं, तो क्या वो कोई बात करने का जरिया नहीं है? क्या हम लोग को इशारा से बात किए तो वो भी क्या एक बात करने का तरीका है, एक सहूलियत है। तो वो क्या हुआ? व्यापक अर्थ हुआ, वाङ्मय का व्यापक अर्थ हुआ, जैसे कि सांकेतिक रूप से बात करने का। सीमित अर्थों में देखते हैं, लिखित या मौखिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? वाङ्मय कहते हैं, ठीक है। इन सब एक चीज़ हुआ। अब क्या होता है वाङ्मय? वाङ्मय के देख लेते हैं कौन कितने भाग हैं, साहित्य के आधार पर वाङ्मय कितने प्रकार के, तो इसे लिख लीजिए पहले। मिटाते हैं। वाङ्मय जो है वो 3 होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। एक को कहते हैं हम लोग वार्ता, एक को कहते हैं शास्त्र, एक को कहते हैं साहित्य, ठीक है। एक को कहते हैं वार्ता, शास्त्र और साहित्य, ठीक है। हम जिसे वार्ता को जैसे कि वार्ता को हम लोग देख सकते हैं कि बातचीत, अर्थ, शब्द, शास्त्र और साहित्य। वार्ता मीन्स क्या होता है? बातचीत, ठीक है। हम क्या करें? बातचीत करने का। तो बातचीत में क्या होता है? हम कहते हैं बातचीत, ठीक है। तो जहाँ पर अर्थ का महत्व और शब्द के महत्व में अंतर होता है, थोड़ा शब्द की महत्व अधिक देखी जाती है, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग शब्द पर उतना गौर न करके क्या करते हैं? अर्थ पर गौर करते हैं। एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों पर गौर किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे कि क्या हालचाल है, और सब इन सब क्या हुआ? अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग अलग शब्दों का एक अर्थ समझने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। उसी तरह से एक आता है शास्त्र का। शास्त्र वाङ्मय का वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर एक निश्चित पद्धति हो। हम जैसे कहें कि अगर कोई विज्ञान पढ़ना हो, कोई तकनीकी विषय पढ़ना हो, तो हम लिख सकते हैं कि सिद्धांत, हम यहाँ पर लिख लीजिएगा वार्ता वाली बातचीत पर, ठीक है। बातचीत के लिए यहाँ पर सिद्धांत ज्ञान की बातें, सिद्धांत ज्ञान की बातें, तो इनकी क्या होती है? इन शास्त्र में उपयोग किया जाता है, जो कि शास्त्र वाङ्मय होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? शब्दों का महत्व अधिक होता है, ठीक है, अर्थ की अपेक्षा। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक अर्थ के लिए हम अलग अलग शब्द उपयोग नहीं कर सकते। अगर न्यूटन का नियम पढ़ना हो, अगर चाहे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत पढ़ना हो बायोलॉजी में, तो उनका क्या है? शब्द और अर्थ क्या है? शब्द का महत्व अधिक है, अर्थ एक ही होगा, ठीक है। और देखिए अब क्या होता है? साहित्य।
साहित्य में क्या होते हैं, साहित्य में शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वांग्मय, जो कि हमने देखा कौन कौन से, एक होता है वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता के हम लोग आम बातचीतों में उपयोग करते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, एक शब्द के अलग अलग एक अर्थ निकालने के लिए अलग अलग शब्द का उपयोग कर सकते हैं, किसी के लिए हम बातचीत करने में, हालचाल पूछने में। ठीक है, देखते हैं कि कोई व्यक्ति अलग तरीके से पूछता है तो कोई व्यक्ति अलग तरीके से पूछता है। वहीं शास्त्र के लिए जहाँ पर शब्दों का महत्व अधिक दिया जाता है, वहीं साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात देखिए, लिख सकते हैं आप लोग, साहित्य वांग्मय का, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, महत्व के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, शब्द और अर्थ के बीच। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है वार्ता अर्थात बातचीत। ठीक है, वार्ता अर्थात बातचीत। वांग्मय का वो हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ पर गौर किया जाता है, अर्थ का महत्व है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों का बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने क्या कहा कि जैसे कि हमने कहने की बात यहाँ पर यह है कि वांग्मय, जैसे कि साहित्य वांग्मय। ठीक है, साहित्य वांग्मय में क्या होता है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। वहीं वार्ता में जैसे कि हम लोग आम बातचीत करते हैं, हम लोग अपने एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम लोग उतने अर्थों पर गौर नहीं करते हैं, हम लोग शब्दों पर गौर नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग अर्थों पर गौर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, हमने क्या कहा, बातचीत में वो हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व है, शब्द का नहीं। हमने क्या कहा, शब्द पर उतना गौर नहीं करते। किस पर गौर करते हैं हम लोग, अर्थ पर। किसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि एक ही काम के लिए, एक ही अर्थ के लिए, एक ही काम के लिए क्या करते, अलग अलग शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं शास्त्र में क्या होता है, अगर सिद्धांत की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कहा, डार्विन से सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत हो, चाहे न्यूटन का लॉ हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं,
अपने लिए कुछ अलग नियम रहेगा, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग नियम रहेगा, नहीं। वो क्या सिद्धांत की बातों पर क्या होती है, शास्त्र की बातों पर क्या होती है, अर्थ की अपेक्षा क्या कहता होता है, शब्द का महत्व अधिक दिया जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए पहले, उसका हम लिखवाते हैं शास्त्र वाङ्मय, मिटाते हैं इसको। शास्त्र वाङ्मय वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में, जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी परिभाषिक शब्द में परिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। बदलते ही अर्थ को क्षति हो जाती है। हाँ देखिए, ठीक है, शास्त्र वाङ्मय क्या कहता है कि यहाँ पर शब्दों का महत्व अधिक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शब्द हैं उन्हीं पर क्या है, अर्थ आश्रित हैं। अगर शब्दों का थोड़ा मोड़ा भी हम लोग हेर फेर किए, थोड़ा सा ही बदलाव किए हैं, तो उसके अर्थ में एक तुरंत बदलाव हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि शब्द पर ही आश्रित क्या है, अर्थ हैं। देख सकते हैं आप, शास्त्र वाङ्मय वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती हैं। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। मतलब शब्द का महत्वपूर्णता अधिक देखी जाती है और अर्थ उन्हीं पर आश्रित होते हैं, टिके होते हैं। जैसे शब्द का उपयोग किए जाएंगे वैसे उनके अर्थ निकाले जाएंगे। इसलिए किसी परिभाषिक शब्द में बदलते ही अर्थ को क्षति हो जाती है। मतलब कि अगर किसी शब्द का हम डिफाइनिंग कर रहे हैं और हम किसी वाङ्मय को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें कोई शब्द बदल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी पूर्ण रूप से अर्थ ही बदल जाएगी। और हम कोई सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उनमें कुछ शब्दों का हेर फेर करते हैं, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से वो सिद्धांत की क्षति पहुंच जाएगी या कुछ हद तक क्षति पहुंचने लगेगी। तो क्या होता है, शास्त्र वाङ्मय। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने जाना। और आगे देखते हैं हम लोग, आगे जब पढ़ते हैं कि अब हम चलते हैं साहित्य की ओर। साहित्य होता क्या है, ठीक है, वाङ्मय जान लिए, अब हम जानते हैं साहित्य की ओर। तो देखिए, इसे लिख लीजिए पहले। तो हम लोग साहित्य होता क्या है। देखिए, अभी हम लोग कोई पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी हम लोग कुछ चीज़ें जान रहे हैं, जो चीज़ जानना हम लोग की आवश्यक है।
अभी जब हम पढ़ेंगे, जब अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से पढ़ने लगेंगे, क्या गोदान कहानियाँ पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या उसे तो और एक बात और बता दें, जहाँ पर भी ना समझ में आए तो हम इसलिए बोल भी रहे हैं, और बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि देखते जाइए, और जहाँ ना समझ में आ रहा है उसे हमारे बोले हुए शब्द के साथ पकड़ कर वहाँ पर लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। इससे मिटाते हैं। कहीं लिखावट में गलती हो जाए तो ठीक है, सुधारने का प्रयास कर लीजिएगा, और नहीं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर यहाँ पर गलती है, हम उसे भी सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ कोई व्यक्ति यहाँ पर हर चीज़ सीखा हुआ नहीं है, धीरे धीरे हर व्यक्ति को सीखना है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, आप हमको सिखाइएगा। चलते हैं हम लोग साहित्य की ओर। इसे मिटाना है, ठीक, इसे तो पढ़ चुका हूँ। ठीक है, साहित्य। तो हमने अभी देखा साहित्य वांग्मय के आधार पर तो क्या होता है, शब्द और अर्थ की प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, ठीक है। और साथ ही और हम बात करें साहित्य सब प्लस हित। साहित्य क्या है, सब प्लस हित, मतलब कि कहने के बाद यहाँ पर है समाज के व्यापक हित की भावना। मतलब साहित्य में क्या होना चाहिए, समाज की व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, समाज के व्यापक हित की भावना, हित की भावना, ठीक है। समाज के व्यापक हित की भावना मतलब कहने की बात यह है कि जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि आप लोग कहिएगा कि जैसे कामुक स्टोरिया पढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ भी क्या है, वो भी कहेंगे कि आप लोग जो किताबें छपती हैं उन सभी साहित्य है। हम इसे साहित्य कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक दुरुपयोग है, समाज के लिए एक दुरुपयोग है जो कुछ व्यक्तियों द्वारा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि समाज के उसमें क्या होगा, हित हो गए, ठीक है, अहित नहीं, हित की भावना हो गए, हम उसे क्या कहेंगे, साहित्य की धारणा में रखेंगे। और साथ ही रमणीयता और सौंदर्य का भाव हो, रमणीयता और सौंदर्य का भाव हो, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, रमणीयता और सौंदर्य का भाव, ठीक है। और साथ ही जैसे कि रमणीयता के लिए हम लोग कल्पना शब्द का उपयोग करते हैं, कल्पना की जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रमणीयता हो और साथ साथ सौंदर्य का भी भाव हो, हम उसे साहित्य की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा तो किसी भी चीज़ को देना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जो साहित्य की परिभाषा है हम उसे देखते हैं। क्या होता है साहित्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता
ठीक है, मतलब कि हमने क्या कहा कि साहित्य की परिभाषा करना उतना ही मुश्किल है, जो हर चीज़ को परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन साहित्य की जो परिभाषा है गणित की तरह क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। और साथ ही क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, एक को कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी या इसे सब्जेक्टिविटी, आत्मनिष्ठता को। ठीक है, जब साहित्य में पढ़िएगा तो दो शब्दों का अधिक से अधिक जिक्र करने को मिलेगा, वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है और आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है, सभी व्यक्ति के लिए क्या हो वो चीज़ फिक्स हो। हम एक समान अर्थ, हम उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते। जब हम इथिक्स पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अधिक से अधिक चर्चा करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि सभी के लिए एक निश्चित हो। अब हम कहेंगे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है। जैसे हम कहा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो क्या मेरे लिए कोई और, आपके मेरे लिए नई दिल्ली है तो आपके लिए कोई और जगह होगी, पटना होगी या लखनऊ होगी? नहीं, ये क्या है, एकदम निश्चित है, ये क्या है, वस्तुनिष्ठ है। लेकिन आत्मनिष्ठता क्या है, आत्मनिष्ठता हम उसे कहते हैं आत्मन, मतलब अपने अंदर की भावना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर राय, मतलब किसी व्यक्ति के हम पूछे कि इस बार जो अगले चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में कौन सा दल जीतेगा, कौन व्यक्ति जीतेंगे, तो क्या हुआ, कोई राय दिया जाएगा। आप नहीं फिक्स कर सकते ये व्यक्ति जीतेगा, कोई ये व्यक्ति जीतेंगे ना, हम फिक्स नहीं कर सकते। मगर एक राय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हम उसे आत्मनिष्ठता कहते हैं। जैसे शायद कहते हैं, शायद कोई ये पार्टी जीत जाए, शायद अच्छी समय चल रहा है, अच्छे काम किए तो ये भी पार्टी जीत सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए तो हो सकता है इसका प्रभुत्व कम पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों को हम शायद लगा कर कुछ बातें करते हैं। तो एक राय की, एक ओपिनियन आपसे पूछ जाती है, तो यहाँ पर आत्मनिष्ठता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, वस्तुनिष्ठता वहाँ पर प्रयोग किया है जहाँ पर एक निश्चित हो, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव है, एकदम फिक्स है तो फिक्स है। ठीक, ये हुआ। और आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं उसके लिए 3 गुण विद्यमान होनी चाहिए। आखिर आप साहित्य किसे कहिएगा? जैसे कि हमने क्या कहा कि साहित्य एक कामुकता कहानियाँ हो, जो कि क्या करता, हम उसे भी साहित्य कर देंगे? नहीं, क्योंकि साहित्य इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोगों को हमने पहले ही बता चुका हूँ कि जो समाज के व्यापक हित की भावना हो, जो हमारा साहित्य हो, इसमें क्या होना चाहिए, समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, अहित की भावना नहीं होनी चाहिए। और साथ ही यह हम लोग जाननी है कि जो साहित्य निर्धारित करने के कौन कौन से आयाम हैं, जो कि आप साहित्य किसे कहेंगे। देखते हैं साहित्य निर्धारित करने के 3 आयाम होते हैं, तो इसे मिटाते हैं हम। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। ठीक है, तो कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए? पहला, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना, उसमें समाज की व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, समाज की व्यापक हित की भावना। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, कबीरदास
तुलसीदास, कबीरदास, तुलसीदास और अन्य भी हैं। साहित्य का साहित्य इस प्रतिमान पर सबसे महान साहित्य है। ठीक, हमने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, और दूसरा उसमें रमणीयता और सौंदर्य की भाव उपस्थित होनी चाहिए, सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। जैसे हम लिख सकते हैं कि बिहारी जो कि राजस्थान से थे, बिहारी और अगय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व नहीं हो, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व नहीं हो, और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि आप साहित्य किसे कहेंगे, क्या किसी भी चीज़ के लिखी हुई चीज़ों को साहित्य तो नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अनेक कहानियों के एग्जाम्पल दिए, कामुक कहानियों के एग्जाम्पल दिए, तो वो सब साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। क्यों? क्योंकि साहित्य को साहित्य कहने के लिए उसके लिए 3 आयाम निर्धारित किए गए हैं। पहला आयाम है कि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, मतलब कि उसमें क्या हो, समाज की व्यापक हित की भावना हो। जैसे कि इस आधार पर, उदाहरण के तौर पर कबीरदास और तुलसीदास का साहित्य इस प्रतिमान को सबसे महान साहित्य के रूप में रखा गया है। और साथ ही दूसरा पॉइंट है, उसमें रमणीयता और सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। जैसे कल्पना कहते हैं, उस हम आधार बताया हुआ था, पीछे जिक्र किए हुए थे, तो उस आधार पर देखें। जैसे कि बिहारी क्या कहते हैं, उनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जैसे पढ़ते हैं हम कि कहत नटत रिझत खिजत खिलत मिलत लजियात। ठीक है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत था नैनन ही सोबात। वो क्या हुआ, एक सौंदर्य, एक कल्पना का भाव जागृत हुआ। तो क्या होते, इस आधार पर क्या होते हैं कि जो इनके बिहारी और अगय हैं, जो अगय का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय,
तो साहित्य के इन प्रतिमानों पर महत्वपूर्ण है। ठीक। और तीसरा पॉइंट है, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व नहीं और शास्त्र की तरह शब्द का अधिक महत्व नहीं। क्या होना चाहिए, हम जैसे कि वार्ता में हमने देखा, वार्ता वांग्मय में देखा कि वहाँ पर क्या किया जाता है, सिर्फ अधिक से अधिक अर्थ का महत्व दिया जाता है। ठीक है, अर्थ का महत्व देता है। लेकिन वही शास्त्र में देखें तो शास्त्र वांग्मय में देखा कि वहाँ पर क्या होते हैं कि शब्दों के महत्व अधिक दिए जाते हैं। लेकिन साहित्य में क्या होनी चाहिए, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच क्या होनी चाहिए, महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। क्या रहे, प्रतिस्पर्धा बनी रहे। वो क्या है, हम उसे क्या कर सकते हैं, हम ये जो 3 आयाम पूरा करते हैं हम उसे साहित्य का प्रतिमान, साहित्य के रूप में, उस साहित्य के प्रतिमान के रूप में उसे स्थापित कर सकते हैं। ठीक, ये वो हमारा साहित्य की। अब आगे चलते हैं, कुछ साहित्य के अंतर्गत कुछ भाग पढ़ते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए। साहित्य को तीन नजर बढ़ते हैं। देखिए कैसे, एक को कहते हैं पद, एक को कहते हैं गद्य। गद्य लिखिएगा, गधा नहीं लिखिएगा। ठीक है, गद्य नहीं लिखिएगा, गद्य एक होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, गद्य लिखें। ठीक है, और दूसरा होता है पॉइंट चंपू काव्य, चंपू काव्य। ठीक, तो हम देखते हैं जैसे कि पद के अंतर्गत पोएट्री लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है। ठीक है, पोएट्री, कविता, काव्य लिखे जाते हैं। ठीक है, पोएट्री, कविता और काव्य लिखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, तुक होते हैं, छंद होते हैं और लय होते हैं। 3 चीज़ समाहित होती हैं, तुक, छंद और लय। लय का मतलब यह होता है व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करता हो। ठीक, लय मतलब होता है व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करना ही लय। क्या है, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय है। ठीक है, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, लय के आधार पर क्या, जैसे कि हम लोग कहते हैं व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाते हैं, लय कहलाता है। उसी तरह से जैसे कि तुक, छंद, लय, तो वहाँ पर तुक, छंद और लय का उपयोग जहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कि पोएट्री लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तुक का उपयोग करते हैं, छंद का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक तुक पर तुक मिलाकर लिखा जाता है, जैसे कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तुम रहेगी सालू। तो क्या हुआ, एक तुक छंद मिलाकर एक लय के रूप में, जहाँ पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर लिखा गया है, एक हम लोग कह सकते हैं एक पोएट्री है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जहाँ पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन की स्थिति हो हम उसे लय कहते हैं। वहीं गद्य हुआ, और गद्य और चंपू काव्य। और गद्य में क्या होते हैं, बहुत लंबी लंबी उपन्यास लिखे जाते हैं, साहित्य लिखे जाते हैं बहुत ना। तो क्या होता है कि पद लिखने के लिए एक छोटी सी समझना चाहिए, जैसे तत्काल दिमाग में आया उस समय लिख दिए, कोई शायर लिख दिए, पोएट्री लिख दिए, कविता लिख दिए। लेकिन उपन्यास कोई कहानी, बहुत लंबी कहानी, उपन्यास लिखने के लिए, गद्य में लिखने के लिए क्या होता है, एक बड़ी सजगता के साथ, बड़े एक प्रक्रिया के साथ, बड़ी संवेदना के साथ उसे सजग रूप से रखनी पड़ती है, तब जाके क्या होता है, कोई उपन्यास की रचना होती है। और वहीं चंपू काव्य, चंपू काव्य में पद एवं पद से
या चाहे पद एवं गद की मिश्रित होती है। क्या होता है? चंपू काव्य पद एवं गद का मिश्रित, ठीक है, मिश्रित। हम इसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जैसे कि यशोधरा क्या है? एक चंपू काव्य, ठीक है, हम जो हमारा सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि पद, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल की तरफ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिखिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई बोले कि आज 3 दिसंबर है, चाहे आज कितनी तारीख है? आज मतलब कि कहें कि आज 11 दिसंबर, चाहे हम लोग कहें कि 11 अप्रैल है। हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। बीच बीच घड़ी भी देख रहे हैं। ये क्या हुआ? हमने क्या कहा? एक आहिस्ते से हमने जो चीज़ पढ़ा, क्या हुआ? एक गद्य हुआ। लेकिन इसी चीज़ को हमने बोला कि आज 12 अप्रैल है, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी, गंभीरता से देख रहे हैं घड़ी बीच बीच में। तो ये क्या हुआ? एक लय, एक क्या हुआ? यह एक पद हुआ जो कि इसमें तुक भी है, छंद भी है, क्या है? एक लय भी है। तो हम उसे क्या कहते हैं? जिसमें तुक, छंद और लय हो, हम उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। हम लोग गद्य देखते हैं, ठीक है। गद्य जो कि एक लंबी लंबी कहानियाँ होती है, आस्ते आस्ते पढ़ी जाती है, हमसे गद्य कहा जाता है। तो और साथ ही जो कि ठीक है, उपन्यास क्या होते हैं? गद्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गद्य कौन कौन से होते हैं। और हम लिख सकते हैं गद्य को व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। बंधी होती है, ठीक है, इसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं। गद्य को बांटते हैं कितने, कौन कौन से गद्य कितने अंतर्गत, किसके अंतर्गत कौन से गद्य आएंगे, ठीक है। इसे मिटाते हैं। गद्य मीन्स होता है व्याकरण के नियमों का, व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ, व्याकरण के नियमों से बंधी हुई, नियमों से बंधी होती है, ठीक है। और साथ ही हम लोग क्या करते हैं? गद्य को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से गद्य होते हैं? देखिए, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिएगा हमको, ठीक है। थोड़ा इंक खत्म हो गई, इसे इंक डाल लें। हम लोग देखते हैं गद्य, ठीक है। गद्य के कौन कौन से आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहले कहते हैं कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य, ठीक है। एक होता है दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य। एक को कहते हैं हम लोग विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य। एक को कहा जाता है, एक को हम रखते हैं अन्य विधाएं।
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या कहा कि एक कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। तो हम लोग देखते हैं कथात्मक गद्य के अंतर्गत जैसे कि कथात्मक गद्य के अंदर कहानी और उपन्यास आते हैं, कहानी और उपन्यास आते हैं, जो कि आपके सिलेबस में, जो कि कहानी जो है प्रेमचंद और एक दुनिया समानांतर, प्रेमचंद की कहानी पढ़नी है। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र मत लिखिएगा, प्रेमचंद लिखिएगा, ठीक है। प्रेमचंद नहीं नाम था, क्या नाम था? प्रेमचंद नाम था। और साथ ही एक कहानी है एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर। इस बुक को खरीद लीजिएगा, ठीक है। प्रेमचंद की एक पुस्तक है जो कि इन्होंने प्रेमचंद ने तो 300 लगभग कहानियाँ लिखी, लेकिन एक पुस्तक है 16 कहानियों का संग्रह है जिसे हम प्रेम मंजूषा कहते हैं। उस पुस्तक को खरीद लीजिएगा और साथ ही उस पुस्तक में से जो कहानियाँ हैं, जो प्रमुख कहानियाँ हैं, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बता देंगे। और साथ ही उपन्यास में है एक महाभोज, हम इस जितने भी कहानियाँ उसे हम क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। हम उससे नहीं हो सकता है, हम उसे आपके चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। महाभोज, एक है दिव्या, हम एक और रख सकते हैं गोदान है, जो कि प्रेमचंद की लिखी गई पुस्तक है। और एक है मैला आंचल, मनु भंडारी, एक है मैला आंचल, सॉरी मनु भंडारी नहीं, मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई महाभोज है। मैला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बिहार से संबंधित है, मतलब बिहार की भाषा से संबंधित है सिर्फ, ठीक है। कहानी किसी राज्य से संबंधित नहीं हो, किसी देश का किसी राज्य प्रधान नहीं होती। और साथ ही एक क्या होता है दृश्य प्रधान, ठीक है। दृश्य प्रधान में देखते हैं, दृश्य प्रधान गद्य के अंतर्गत आते हैं नाटक, जैसे कि नाटक के अंतर्गत हमें पढ़ना है भारत दुर्दशा, और साथ ही और नाटक पढ़ना स्कंदगुप्त, एक और नाटक हमें पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। आषाढ़ का ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश। अब होता है विचार प्रधान गद्य। तो विचार प्रधान गद्य के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग कि एक होता है निबंध, एक को रखते हैं हम लोग आलोचना पक्ष को, ठीक है। एक होता है आलोचना पक्ष, तो आलोचना पक्ष के अंतर्गत क्या होता है, तो हम लोग जो पढ़ना है उसमें समीक्षा जिसे कहते हैं, समीक्षा हो या समालोचना हो, तो हम उसी चीज़ को पढ़ना है कि अनेक समीक्षकों का क्या राय है, ठीक है। और निबंध में 2 निबंध हमारे सिलेबस जुड़े हुए हैं। एक है हमारा निबंध चिंतामणि, एक निबंध है निबंध निलय, जो कि डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है, निबंध निलय। अगर वहीं बात करें अगला अन्य विधाएं को हम उसके अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि कहा जाता है विधाएं साहित्य की प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विधाएं हम उसे कहते हैं साहित्य के प्रस्तुति के, विधाएं उसे कहा जाता है विधाएं, कहाँ लिखे विधाएं, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। विधाएं साहित्य प्रस्तुति के भिन्न तरीके, साहित्य प्रस्तुति के
प्रस्तुति के भिन्न भिन्न तरीके, कौन कौन से तरीकों को अपनाया जाता है, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, विधाओं के अंतर्गत रखते हैं, अन्य विधाएं कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं आत्मकथा, और क्या होता है, एक होती है जीवनी। देखिए आत्मकथा और जीवनी, जो कि आत्मकथा क्या होता है कि खुद के द्वारा लिखी गई होती है ना, और क्या होता है जीवनी जो होती है दूसरे द्वारा लिखी गई होती है। और एक अंदर और है, आत्मकथा जीते जी लिखी जाती है, वह जीवनी क्या होता है मरने के बाद भी लिखी जाती है। और इसके साथ ही स्मरण कथाएं लिखी जाती है, जो कि जिसे कि हम लोग कहते हैं पुरानी यादों को लिखना, मतलब पुरानी यादों के आधार पर हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, क्या उस यादों को लिखते हैं, ठीक है। स्मरण कर याद कर लिखना, पुरानी यादों को लिखना। और साथ ही हम एक कहता है रेखा चित्र के आधार पर कुछ चीज़ लिखना, ठीक है, रेखा चित्र के आधार पर कुछ चीज़ लिखना। और दूसरा पॉइंट डायरी लिखना। डायरी ये भी क्या होते हैं, अन्य विधाओं के अंतर्गत ही आते हैं। डायरी, पत्र साहित्य, हर पत्र साहित्य नहीं हो सकता, ये बंधन कहेगा, हर पत्र साहित्य नहीं हो सकता। और होता है यात्रा वृत्तांत, कोई व्यक्ति किसी जगह की यात्रा कर रहा है, उस तरह से विवेचना की, उस तरह से लिखा कि जैसे कि उस तरह से कल्पना की जा सके, उसी तरह से क्या कि यात्रा वृत्तांत को हम लोग अन्य विधाओं के अंतर्गत रखते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग गद्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। जैसे कि हमने क्या कहा, कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। और अन्य विधाओं के अंतर्गत हमने क्या कहा कि कथात्मक गद्य के अंतर्गत कहानी को रखा और उपन्यास को रखा। दृश्य प्रधान गद्य के अंतर्गत नाटक, जो कि दृश्यों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सामने उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। अब हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन कौन से, आगे जब पढ़ते जाएंगे, जब हर दिन जब एक क्लास देखी जाएगी, हर दिन क्लास हम लोग देखेंगे, तो क्या होगा कि पता चलेगा कि जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कि कहानियाँ पढ़ेंगे, कहानी से स्टार्ट सोचने करने के लिए, तो हम पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है, क्या चीज़ पढ़ना, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ें और कहानियों का कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और अन्य विधाएं, हम लोग विधाएं उसे कहते हैं साहित्य प्रस्तुति करने के भिन्न भिन्न तरीके को विधाएं कहते हैं। जैसे कि आत्मकथा होता है, जीवनी होता है स्मरण के आधार पर, या डायरी, या पत्र साहित्य, या यात्रा वृत्तांत, या हम लोग रेखा चित्र के आधार पर उसे हम प्रस्तुत करते हैं। ये हुआ हमारा साहित्य के आज की क्लास। अगले क्लास को हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग अगले क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा। हम लोग कहानी कल से कोशिश करेंगे, कल से कहानी शुरू कर दी जाए, और उसके बाद कहानी पढ़ेंगे जो कि प्रेमचंद की जो प्रेम मंजूषा है उसे खरीद लीजिएगा। और उसमें जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, जैसे ईदगाह है और बूढ़ी काकी है, इन सब कुछ कहानियों को कल पढ़ कर आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।